तो चलते हैं एक और क्राइम स्टोरी की ओर। 4 फरवरी 2019 दिन बुधवार, गांव के ही पास के एक छोटे से जंगल से किसी एक शख्स ने पुलिस को कॉल करके ये बताया कि यहाँ झाड़ियों में एक पेड़ पड़ा हुआ है, जो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि मानो वो किसी 12-13 साल के लड़के का हो। अब ये खबर सुनते ही पुलिस वाले फौरन वहां पे पहुंच जाते हैं और उस पेड़ को जब्त कर लेते हैं। आगे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चलता है कि ये पेड़ पास के ही गांव में रह रहे मंगेश पाटिल का है, जिसकी उम्र 12 साल है और पिछले 2 दिनों से गायब है। पर सवाल ये था कि आखिरकार 12 वर्षीय मंगेश पाटिल के साथ इतनी बेरहमी और क्रूरता किसने की है और क्यों की है, और इसके चलते पूरे गांव में अब दहशत का माहौल बन चुका था और इसलिए कोई भी मां अपने बच्चे को बाहर खेलने जाने तक से मना करने लगे, क्योंकि अभी तक सभी को यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। पर पूरे गांव वाले और मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें फटी की फटी तब रह जाती है जब इसके पीछे की असल सच्चाई बाहर निकलती है। और ये केस 2019 में बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहा था। और एक और बात, इस केस में हमें सस्पेंस, थ्रिलर और ड्रामा भी भरपूर देखने को मिलता है। तो फिर आओ मिलकर के शुरू करते हैं। और कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के जलगांव के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव चाड़ी गांव से, जहां पे एक छोटा सा परिवार यानी कि गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग होते हैं, गणेश पाटिल और उसकी माँ गीता बाई और उसके पिता दगदू पाटिल। दगदू पाटिल मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे। और आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनके जो करीबी कुछ रिश्तेदार होते हैं वो उन्हीं के साथ उनके गांव में रह रहे होते हैं। खैर, मंगेश पाटिल 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन होता है, जिसके चलते मंगेश पाटिल को उसके स्कूल से हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और इसलिए वे हर रोज से कुछ समय पहले ही अपने घर पहुंच जाता है। वहां जाकर के अपनी माँ से कहता है कि मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। अब बाहर इसलिए गया क्योंकि आप भी जानते हैं कि गांव देहात एरिया में आज भी काफी सारे लोग शौच करने के लिए बाहर ही जाते हैं। इसलिए मंगेश भी बाहर चला जाता है और इधर उसकी माँ इंतजार करने लगती है कि चलो वो आ जाएगा, चलो वो वापस आएगा तो खाना पीना खाएगा, क्योंकि स्कूल से भी वो लौटा ही था। लेकिन उसकी माँ के इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होती। अब काफी समय बीत जाता है। फिलहाल उसकी माँ को ये लग रहा था कि शायद वो अपने दोस्तों के साथ कहीं खेलने लग गया होगा। शाम तक वो लौटा ही नहीं। फिर इंतजार करते करते शाम हो जाती है। उसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके घर लौट आते हैं और सूर्य भी अस्त हो जाता है। पर अफसोस मंगेश पाटिल घर नहीं लौटा। फिर मंगेश की माँ ने सारी बात बताते हुए उसके पिता से कहा कि अभी तक मंगेश लौटा ही नहीं, जिसके बाद दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को मंगेश के बारे में पता नहीं चलता, जिसके चलते अब पूरा गांव चिंता में डूब जाता है। इधर छानबीन करने के साथ साथ इंतजार की घड़ियां भी लंबी होती जा रही थी, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसलिए मंगेश पाटिल के पिता और गांव वालों ने मिलकर के थाने में लापता होने की रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा। अब 12 साल के लड़के का लापता होना कोई आम बात तो थी नहीं, इसलिए पुलिस तुरंत हरकत में आती है और अब अपने छानबीन शुरू कर देती है। पास के ही लोगों से पहले पूछताछ करी जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता चलता नहीं है, बस इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक ही देखा गया था। अब ये सब करने के बाद पुलिस भी थोड़ा हैरान थी। आखिरकार अब 12 साल का लड़का कहां पर जा सकता है, क्योंकि अगर वह 16-20 की उम्र का भी होता तो उसे दूसरे यानी कि लव मैटर के एंगल से भी देखा जा सकता था कि वह किसी के साथ कहीं भाग गया होगा। पर ऐसा संभव नहीं था और ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का पूरा दिन और रात गुजर जाती है। फिर शुरू होती है 4 फरवरी की सुबह। दूसरी ओर मंगेश पाटिल के घर वाले और उसकी माँ का तो रो रो कर बेचारी का बुरा हाल हो चुका था। अब उसी के गांव में रह रहे उसके जो रिलेटिव करीबी रिश्तेदार होते हैं उसका ढंढास बंधाते हैं, मंगेश जल्द ही मिल जाएगा। और वही दूसरी ओर पूरा गांव भी मंगेश को लेकर चिंता में डूबा हुआ था, क्योंकि मंगेश एक बहुत ही प्यारा लड़का था जो कि उस गांव में होने वाले हर भजन कीर्तन में हिस्सा लिया करता था। और अभी तो 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था। उसी गांव के पास के छोटे से जंगल में किसी शख्स ने देखा कि झाड़ियों के बीच में एक पेड़ पड़ा हुआ है। और वो जब पेड़ के पास जाता है तो वह देखकर सन्न रह जाता है, क्योंकि वो सिर्फ एक राइट पैर होता है, यानी कि पूरी बॉडी नहीं होती है।
और उसे ध्यान से देखने पर यह लगता है कि वो किसी 12-13 साल के लड़के का है। तो स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ कहीं ये मंगेश का पैर तो नहीं है, और इसके बाद वे जल्दी से पुलिस को इंफॉर्मेशन देते हैं और ये बात घर वालों तक पहुंचती है तो घर वालों की हालत और बिगड़ जाती है। उसकी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इससे पहले उनको कहीं ना कहीं इतनी सी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मंगेश जरूर वापस घर लौट आएगा, पर इस खबर के बाद उनकी वो छोटी सी उम्मीद भी टूट गई। दोस्तों, यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही हो, क्योंकि अभी कोई पुख्ता सबूत तो थे नहीं। हो सकता है कि वो पैर किसी और का भी हो सकता है। तो इसलिए फिलहाल तो पुलिस वालों का दिमाग तो घूम ही गया कि अगर यहाँ पे एक पैर मौजूद है तो हो ना हो बॉडी का पार्ट्स भी यहीं कहीं पर होगा। तो इसलिए बाकी की टीम वहाँ की छानबीन में लग जाती है और उसी दौरान वहाँ पे बॉडी के पार्ट्स भी मिल जाते हैं। हालांकि सर नहीं होता है और उस बॉडी की हालत बहुत ही ख़राब होती है, लेकिन फिर भी अब मंगेश की फैमिली को वहाँ पे बुलाया जाता है और कुछ कपड़े और बॉडी पार्ट्स के कुछ निशान देखकर कि मंगेश के घर वाले ये तो कंफर्म कर देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा मंगेश ही है। अब यहाँ पे ये तो फिलहाल क्लियर हो चुका था कि मंगेश इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था, इसलिए अब मंगेश की तलाश खत्म हो जाती है और यहीं से उस शख्स की तलाश शुरू होती है जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। लेकिन एक बात और, जिस कंडीशन में जिस हालत में मंगेश मिला था उसे देख करके ये साबित हो रहा था कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई काला जादू और तंत्र मंत्र करने वाला ही हो सकता है। क्योंकि इस बात पे और जोर इसलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि उस समय के अंतराल में पूरे 27 सालों बाद मौनी अमावस्या अपने चरम पर थी और ये समय माना जाता है कि बहुत ही बेहतर होता है वैसे लोगों के लिए जो कि पवित्र आत्माओं को अर्पित करते हैं, अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है। मैं इस बात को लेकर के बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय के दौरान लोगों का ये मानना था कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि मंगेश बहुत ही सीधा साधा सरल और भक्ति भाव रखने वाला एक लड़का था। और अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से भी देखें कि किसी ने मंगेश को इसलिए किडनैप कर लिया हो कि फिजूल की रकम वसूल सके, जबकि मंगेश तो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, इसलिए यह भी संभव नहीं था। और ना ही मंगेश के परिवार वालों की किसी से भी कोई भी दुश्मनी नहीं थी जो कि इस घटना को अंजाम दे, और फिलहाल कोई भी एंगल नहीं नजर आ रहा था। इसलिए गांव वालों ने अब इसको तंत्र मंत्र जादू टोना से जोड़कर देख रहे थे। और वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले भी अपनी पूरी ईमानदारी के साथ केस की तहकीकात कर रहे थे, पर अफसोस पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उनके हाथ अभी कुछ ऐसा सबूत मिला कि वो इस केस को सोल्व कर सके। क्योंकि आप भी जानते कि गांव देहात में कहाँ ही सीसीटीवी कैमरे लगे होते, लेकिन किस्मत से उस गांव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उसी शॉप का आगे एक सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। और एक बात यहाँ पर यह भी थी कि यहाँ तक पहुँचने से पहले, इस फुटेज को देखने से पहले पुलिस वालों ने अपने रिसर्च डॉग का सहारा भी लिया था। यानी कि पहले तो अपने वेल ट्रेन डॉग को उस घटना स्थल पर लेकर गए और वहां पे उन्हें खुला छोड़ दिया। फिर वो सूंघ सूंघ विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। ये देख कर के पुलिस वालों को कुछ भी समझ में नहीं आया और ना ही लोगों को आखिरकार ये कुत्ते बताना क्या चाह रहे हैं। फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया गया। प्रक्रिया दोहराने के बाद भी वे कुत्ते उसी के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दोस्तों, पुलिस वालों को फिलहाल यही समझ में आया कि ये कुत्ते ये बताना चाह रहे हैं कि ये विक्टिम का घर है। फिर उस ज्वेलर शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेज कलेक्ट कर ली जाती है। फिर आराम से देखते हैं, शुरू करते हैं इस उम्मीद से कि कुछ तो मिल जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। उसमें कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि एक भिखारी होता है जो कि 1 से 2 घंटे के दौरान उसी एरिया में आसपास भीख मांगता नजर आता है। लेकिन खास बात यह होती है कि उसकी जो पोटली होती है काफ़ी वजनदार और अजीब दिखाई पड़ रही होती है। ये देख करके पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है कि हो ना हो उसकी पोटली में ही मंगेश हो सकता है। हालांकि उसका चेहरा साफ फुटेज में दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे आर्टिस्ट की मदद से उसका चेहरा बनवा लिया जाता है और पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसको अच्छी खासी नगद राशि इनाम में दी जाएगी। और अब ये सब करते करते काफ़ी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है कि जिससे वो इस केस को सोल्व कर सके। दोस्तों, फिर पुलिस वालों को जितने भी खोजकर्ता टीम थी सभी बैठ करके एक जगह पे मीटिंग करते हैं। इस बात पे सोच कुछ विचार करते हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ पहलू छूट रहा
हो, जो हमारी आंखों के सामने हो और हमने उस पर ध्यान ना दिया हो। और इन बातों का रिजल्ट ये निकल के आता है कि जो कुत्ता होता है यानी कि जो सर्च डॉग थे उनकी उसने हर बार यानी कि दोनों ही बार इंडेक्ट किया था मंगेश की घर की तरफ, और यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है कि हमने दुनिया में तो खंगाल लिया लेकिन उसके घर और उसके आसपास तो कुछ देखा ही नहीं, तो इसलिए अब उनके घर की तलाशी ली जाती है, उनके आसपास भी जांच की जाती है। पर अफसोस यहाँ पर भी उनको निराशा ही हासिल होती है। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना अब इनके घर के मेंबर की जांच करी जाए, इनके बारे में पता किया जाए कि अब ये क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, कौन इनके घर पे आता है। फिर इसी से संबंधित गांव वालों से सवाल जवाब किया, ये क्या करते हैं, कब कहाँ जाते हैं, कौन इनसे मिलने आता है। फिर उसी दौरान एक शख्स का नाम आता है कि हाँ एक शख्स तो है जो कि इनके घर पे लगातार आया जाया करता है, और उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले समाधान पाटिल को बिना किसी देरी के थाने पूछताछ के लिए बुला लेते हैं। अब पूछताछ में पुलिस सवाल करती है कि आखिरकार तुम उसके घर लगातार आया जाया क्यों करते हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे। तो फिर वे जवाब में बताता है कि भाई वो तो मेरे सगे मामा मामी है, तो मैं उनके घर भी नहीं जा सकता। क्या अब एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा ही हासिल होती है, लेकिन फिर भी वो समाधान पाटिल पर नजर रखे हुई थी, और नज़र रखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि समाधान पाटिल अपनी मामी के घर तभी जाता है जब उसका मामा घर के बाहर रहता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल में। और ये हरकत सवाल खड़ा कर रहे थे, आखिरकार वे ऐसा क्यों करता है। तो शक की बुनियाद पे ही उसे उठा लिया जाता है और अब उसे सख्ती से पूछताछ करी जाती है। और यहीं पर पुलिस वालों ने एक हवा में तीर छोड़ देते हैं और हवा में छोड़ा गया तीर सही निशाने पर जाके लगता है। दोस्तों वो समाधान पाटिल से कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया है, यानी कि मंगेश की तुमने क्यों मारा है। अच्छा रहेगा कि तुम अपने मुंह से ही सच बता दो। और ये सब सुनकर के समाधान पाटिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक कड़वी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर के आप सभी सन्न रह जाएंगे। खैर आगे समाधान पाटिल ने जो एक खौफनाक कहानी बताई है, उस खौफनाक कहानी में मेन 3 लोग शामिल होते हैं। सबसे पहले खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पर उसका दोस्त राजेंद्र पाटिल और तीसरे नंबर पर मंगेश पाटिल की मां गीता बाई। दोस्तों आपको सुनकर के थोड़ा शौक लग रहा होगा, शायद ही आप लोगों में से किसी ने गेस किया होगा कि उसकी मां भी इसमें शामिल हो सकती है। खैर आगे वो बताता है कि पहले तो वो अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करता था। शुरू में मैंने बताया था ना कि उसके जो रिलेटिव है उसी गांव में रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना इस बात को। तो उसी गांव में उसका भांजा भी रहता था, वो उसके घर में आना जाना लगा रहता था नॉर्मल। फिर उसको पता चला कि उसके जो मामा है वो ज़्यादातर काम में चले जाते हैं, घर पे मामी अकेली रहती है, बच्चे भी स्कूल में चले जाते, तो उसका आना जाना ऐसे ही लगा रहा। और धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से वो दोनों कब मेन रिश्तों को भूल करके इतने करीब आ जाते हैं और आवेश संबंध बनाना शुरू करते हैं, उन्हें भी खुद पता नहीं चलता। फिर एक दिन अचानक से समाधान पाटिल ने अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बातों ही बातों में ये बात बता दी कि वे अपने मामा के घर आता जाता रहता है और अकेली मामी के साथ वो मौज उड़ाता है। उसने इस तरीके से बातों को एक्सप्लेन करके बताया कि सामने वाले उसके दोस्त राजेंद्र पाटिल के मन के अंदर भी वो इच्छा जाग उठी, वो मचल उठा और उसने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा कि यार मेरा भी कोई जुगाड़ करा दे। फिर समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाहता है, हम दोनों मिलकर के करेंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। फिर उसकी मामी भी इस बात से एग्री हो गई और अब इसलिए समाधान पाटिल के साथ साथ राजेंद्र पाटिल का भी अब गीता बाई के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। कभी कभी दोनों साथ में जाते हैं तो कभी कभी बारी बारी से। तो ये सिलसिला ना काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा, किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई, यहाँ तक उसके हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। और दोस्तों लंबे समय के बाद जब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है, तो शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल को हाफ डे की छुट्टी हो जाती है और वे अपने घर आ जाता है। घर पे आने के बाद वो अपनी माँ को टॉयलेट का बोल करके टॉयलेट के लिए चला जाता है और इधर पीछे से राजेंद्र पाटिल उसके घर पे आ जाता है। अब राजेंद्र पाटिल कौन है, आई थिंक आप भूल गए होंगे, तो बता देता हूँ कि ये समाधान पाटिल का दोस्त होता है।
तो वो उसके घर पे क्या लेने आया है, क्यों आया है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। फिर वो दोनों अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हालांकि मंगेश पाटिल की माँ ये भूल चुकी थी कि उसका बेटा मंगेश पाटिल स्कूल से आ चुका है और वह टॉयलेट करने बाहर गया है। वो कभी भी घर पर आ सकता था। उसने दरवाज़ा भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही आड़ा हुआ था और वो अपने कार्यक्रम में लग गए। अब मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके घर पे आ जाता है और दरवाजे को बाहर से खोलता है और खोलने के बाद जो वो नज़ारा देखता है आप समझ ही सकते हैं। बेचारा वो अभी समझ ही पाता कि ये चल क्या रहा है, उससे पहले कुछ समझ आता भी, उससे पहले ही हड़बड़ाहट में आकर के राजेंद्र पाटिल ने पास में रखी एक लाठी उठा करके उसके सर पे दे मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। हालांकि मंगेश पाटिल बेचारा तो खत्म हो ही चुका था। अब उसे बोरे में ठूस के बाद उसकी माँ पहले तो समाधान पाटिल को बुलाती है, यानी कि अपने भांजे को। अब वो भी आ जाता है, उसे भी सारी वारदात बताते हैं और उसे अपने प्लान में शामिल कर देते हैं कि आखिरकार इससे कैसे छुटकारा पाना है। और अब जब काफ़ी रात हो जाती, गांव का माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। थोड़ा सर्दियों का माहौल था दोस्तों। जब आसपास के लोग नहीं दिखाई पड़े तो वे दोनों आते हैं और साथ में उसकी माँ भी मिलकर के उस बोरे को लेकर जाते हैं उस जंगली एरिया साइड पर, और वहाँ पे तेज धार हथियार से उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। फिर इस कहानी को सुनने के बाद हर एक इंसान, जो गांव वाले सन्न रह जाते हैं। ये वही औरत है, ये वही माँ है, ये वही माँ है जो कि कुछ दिन पहले अपने बच्चे के खोने पर इतना रो रही थी, इतनी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि वो तो एक्टिंग थी। खैर दोस्तों, ये कलयुग चल रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलते ही रहती है। इसलिए ना तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है और ना ही इमोशनल होने की वजह।